देखो, आज के क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके पास अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोट सवार्ट लॉ। बायोट सवार्ट लॉ। देखें, बर्ड्स वर्ट लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका थ्योरी एज वेल एज इसका एप्लीकेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे डेरिवेशन में या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना ही है। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आपको आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखो। आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे अलोंग विद द डेरिवेशन। बर्ड्स वर्ट लॉ ये एक्चुअली है क्या? तो इट डील्स विथ द मैग्नेटिक फील्ड induced by a current carrying element। current carrying एलिमेंट, जिसको हम लोग करंट एलिमेंट भी बोलते हैं। करंट एलिमेंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आईडीएल से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is along the tangent drawn in the direction of current। एक्चुअली इस चैप्टर के बारे में अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो वहां पे आप लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे जिसका नाम है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो चुका था कि करंट जब भी फ्लो होगा तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है। और ऑर्स्टेड ने वहां पे दो कंक्लूजन जो शो किया था एक्सपेरिमेंटली, वो ये था कि जब भी करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और इस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का जो पोलैरिटी होगा वो डायरेक्शन ऑफ द करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। लेकिन वहां पे कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं था करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो वहां पे एक लॉ आया, बायर्सवाट लॉ, जो डील करता था स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा एक करंट एलिमेंट के कारण। हम लोग जब भी करंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग आई इंटू डीएल लिखते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और करंट एलिमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? तो हम लोग जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा उस डायरेक्शन में एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। जनरली बहुत सारे किताब में लिखा होगा इट इज द वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये फैक्ट भी सही है। लेकिन इन केस ऑफ अ स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर के केस में जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा उसी डायरेक्शन में आपको टेंजेंट को ड्रॉ करना होगा। लेकिन जैसे ही एक इरेगुलर सर्किट आपको मिलेगा, वहां पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको करंट के डायरेक्शन को या करंट एलिमेंट के डायरेक्शन को शो करना होगा तो आपको उस पॉइंट पे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एक टेंजेंट को ड्रॉ करना होता है। ठीक है। अब बायट-सावर्त लॉ कहता क्या था? मान लो तुम्हारे पास एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग यहाँ पे ले लिए। और इस वायर के कारण हम लोगों को किसी पॉइंट पी पे, जो कि आर डिस्टेंस पे है,
हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग फ्रॉम दिस पॉइंट एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका लेंथ डीएल होगा। ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल अभी आपका थीटा बन रहा है। तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो ऑब्वियसली काफी छोटा होगा। उसको हम लोग डीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये डीबी कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे ये जो डीबी है, ये प्रपोर्शनल होगा करंट के, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा उसका वैल्यू बढ़ेगा। ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द एलिमेंट के, यानी कि जैसे जैसे आप एलिमेंट के लेंथ को बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगेन बढ़ेगा। डीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि ये एंगल पे भी डिपेंड करेगा लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ साइन। ठीक है। तो अगर आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हो यहाँ पे, तो उस कंडीशन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट परपेंडिकुलरली लाई कर रहा होता है किसी भी पॉइंट पे, तो उस कंडीशन पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता। ठीक है। और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि डीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम लोग इस चारों को कंबाइन कर दें तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा? डीबी प्रपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r² के इक्वल होगा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे। तो डीबी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। ये हम लोग डीबी का वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे। ये इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू है एक्चुअली। एंड म्यू0/4 पाई है क्या? तो म्यू0/4 पाई इज अ कांस्टेंट और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 के इक्वल। इस वैल्यू को याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अभी हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म में जाएंगे। अभी पहले इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, फिर हम इसके वेक्टर फॉर्म को भी आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बायर-सवार्ट लॉ है। तो बायर-सवार्ट लॉ अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये किससे डील करता है, तो आप सिंपली क्या लिखोगे? इट डील्स विद द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय अ करंट एलिमेंट। नाउ व्हाट इज द करंट एलिमेंट? तो करंट एलिमेंट इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट विल हैव अ डायरेक्शन। द डायरेक्शन इज गिवन बाय ड्राइंग अ टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है। अब हम लोग इस लॉ को यूज करके अलग अलग सर्किट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोगों को यहाँ पे इसके एप्लीकेशन का अगर हम लोग बात करें, तो फर्स्ट एप्लीकेशन बायर-सवार्ट लॉ का है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या सर्कुलर सर्किट, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आपके पास एक सर्कुलर सर्किट है जिसमें मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है और हम लोगों को एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है और मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो आर के इक्वल है। ठीक है। बायर-सवार्ट जब भी आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको करंट एलिमेंट को चूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक करंट एलिमेंट को चूज कर लेते हैं। मान लो ये करंट एलिमेंट है यहाँ पे डीएल लेंथ का। और क्योंकि करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो हम लोग इस पॉइंट से एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका आईडीएल या सिंपली डीएल का डायरेक्शन आ गया। ठीक है। जो डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेंजेंट पे।
यानी कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब बायर सावर्ट लॉ अप्लाई करते हैं। तो डीबी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यही इसका जनरल इक्वेशन है जहां पे अब हम वैल्यूज को पुट करना चालू करेंगे। तो देखो, तो डीबी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल। यहां जो थीटा होता है याद रखना कि थीटा का वैल्यू, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। यानी कि जो पोजीशन वेक्टर हो गया आर और ये जो डीएल का जो आपका वेक्टर होगा मतलब टेंजेंट होगा, उस दोनों के बीच का एंगल हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे जो डीएल है एंड आर, क्योंकि आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये हो गया हम लोगों का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया डीएल, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे सीधा साइन 90 डिग्री पुट करेंगे। स्मॉल आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? कैपिटल आर स्क्वायर पुट कर देंगे। साइन 90 का वैल्यू 1। तो डीबी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल बाय आर स्क्वायर। ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया। अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे जो जो कांस्टेंट उसको बाहर ले आते हैं, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा? डीएल का होगा। डीबी का इंटीग्रेशन हो गया बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। और डीएल का जब यहाँ पे इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई आर। यहां से आप देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो 2 पाई और यहां डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 आर के इक्वल होगा। ये आपका एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया। ऐसा यूनिट सभी को पता होगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। कैपिटल टी से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आया। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन का, कि हम लोग यहाँ पे जो पोलैरिटी है मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि वो भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कभी भी किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी, ये दोनों वहां पे आपको यूज करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो रूल यूज करते हैं वो है हम लोगों का क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल सिंपली क्या स्टेट करता है कि करंट अगर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो कर रहा होगा तो हम लोग वहां पे साउथ पोल कंसिडर करते हैं। साउथ पोल। और साउथ पोल को जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से क्रॉस वहां पे हम लोग शो करेंगे। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस कंडीशन में जो पोलैरिटी होगा वो हो जाएगा नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोलैरिटी। और नॉर्थ पोल को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। और ये हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की ओर निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करता है, तो एंटरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट। ठीक है। तो यही इसका साइन कन्वेंशन होता है। इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी। ठीक। वैसे हम आप लोगों को यहाँ पे एक तरीका और बता देते हैं जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो पोलैरिटी निकालने के लिए। राइट हैंड पाम रूल।
ये नियम आप लोग जानते होंगे, एक बार हम और डिस्कस कर चुके हैं। राइट हैंड पाम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा रूल है ये। आप राइट हैंड लो, चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखो, ठीक है। और ये जो थंब है, ये जिस पोजीशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आप उसके डायरेक्शन में, जैसे अब एक फिगर से हम आपको समझा देते हैं। राइट हैंड लिए, ये हम शीर्ष का हाथ बनाए हैं। बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हैं सर। अरे थैंक यू, एकदम लग रहा है ना शीर्ष का ही हाथ है। ये राइट हैंड है। अब इसमें याद रखना, आपको करना क्या है, ये जो थंब है, ये आपका करंट के डायरेक्शन में आना चाहिए। और ये जो चारों फिंगर्स हैं, ये जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट की तरफ आपको चारों फिंगर को रखना होगा। तो जो पाम होगा, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है किधर। जैसे यहाँ पे हम लोग इस तरीके से अपने राइट हैंड को प्लेस करेंगे, ये थंब आ गया हम लोगों का ऊपर की ओर करंट के डायरेक्शन में। और ये जो चारों फिंगर है, ये आपका इस पॉइंट पे, क्योंकि हमको इस पॉइंट पे निकालना है। आप अगर पाम देखोगे तो पाम मेरा आउटवर्ड आ रहा है, नॉर्मली बाहर की ओर। और अभी हम आपको तुरंत बताएं कि अगर बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आता है तो वो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। तो इस कंडीशन में करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो ये नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल को भी यूज कर सकते हो इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसी में मान लो कि अगर आप हमसे क्वेश्चन पूछो कि सर अगर एक कंप्लीट सर्कुलर लूप ना देके आप पार्ट ऑफ द लूप अगर दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है, यूनिटरी मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मान लो कि एक इनकम्प्लीट सर्कुलर लूप है, यानी कि एक आर्क आपको दे दिया है, ठीक है। और आपको कंडीशन दिया कि ये आर्क एट द सेंटर कुछ एंगल बना रहा है थीटा। इसका रेडियस अभी भी आर मान लेते हैं, और करंट मान लेते हैं कि अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आई। अब हमको इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है विथ पोलैरिटी। हम लोग क्या करेंगे, देखो, जब एक कंप्लीट सर्कल बना, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं कि अगर एट द सेंटर 360 डिग्री एंगल बनता है, यानी कि 2 पाई रेडियन अगर एंगल बनता है वहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा एट द सेंटर, उसका वैल्यू कितने के इक्वल होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 आर के इक्वल होगा, जो अभी हम लोग डिराइव किए। अगर 1 यूनिट एंगल वहां पे फॉर्म कर रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर के इक्वल होगा। और अगर थीटा एंगल वहां पे सबटेंड हो रहा होगा एट द सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। और इस चीज को याद रखना कि ये जो थीटा आप यहाँ पे लिखोगे, इट मस्ट बी इन रेडियंस। तो आपको डिग्री में दिया हुआ होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो उस कंडीशन में आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना आना चाहिए, तभी आप जाके इस फॉर्मूला को यूज करोगे। तो अगर कोई ऐसा है जो चाहता है कि हम एक बार डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन बताएं, तो हम बताएंगे, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो, यानी कि सभी को आता ही है। और अब आते हैं पोलैरिटी पे। इस पर्टिकुलर कंडीशन में करंट क्योंकि आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो क्लॉकवाइज करंट के लिए हम आपको क्या बताएं, यहाँ पे जो इतना मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, तो ये हम लोग लिखेंगे साउथ पोल। तो ये तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ बायर-सवार्ट लॉ का, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब आते हैं इसके सेकेंड एप्लीकेशन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा
फिगर भी इसका इंपॉर्टेंट है, तो फिगर में कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लेना। सेकेंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द axial line of a current carrying circular loop. Very important derivation. पहले हम लोग यहाँ पे फिगर को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर फिगर आप समझ गए तो इसका डेरिवेशन फिर कुछ भी नहीं है, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे। फिगर में कंफ्यूजन है, डेरिवेशन कभी समझ में नहीं आएगा आपको। तो मान लो एक सर्कुलर लूप है, एंड फ्रॉम द सेंटर आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना इंड्यूस होगा। इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन, जो सेंटर से पास कर रहा होता है। इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को मान लेते हैं कि ये हम लोगों का कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ द लूप। और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है जो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब अगर हमको बायर सवार्ट लॉ को अप्लाई करना है, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी बायर सवार्ट लॉ अप्लाई होगा तो आपको वहां पे एक करंट एलिमेंट को शो करना होगा। तो मान लेते हैं कि करंट एलिमेंट हम एट द टॉप यहां पे कंसिडर कर रहे हैं। और याद रखना, करंट इस तरीके से फ्लो करता है, आपके तरफ आएगा फिर अंदर की ओर जाएगा, फिर ऊपर से आपकी तरफ आएगा फिर अंदर की ओर जाएगा। तो अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम किधर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? बिल्कुल आपकी तरफ इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए, ये हो गया हम लोगों का डीएल। और ये करंट एलिमेंट मान लेते हैं कि इस पॉइंट से, पहले इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हम लोगों का एक्स के इक्वल है, ये एक्स है। तो एक्स का वैल्यू होगा कितने के इक्वल? तो रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है। अभी ध्यान से देखते जाना हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक वाई एक्सिस भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, और इसको हम लोग थोड़ा बाहर की ओर एक्सटेंड कर देते हैं इस लाइन को। अब देखो, इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसका वैल्यू होगा कितने के इक्वल? तो डी बी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये करंट एलिमेंट इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है, तो हम लोग बायर सवार्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट किए। अब ये जो करंट एलिमेंट है ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, ध्यान से देखना है इस चीज को। देखो, करंट एलिमेंट इस तरीके से बाहर है, एक्स जो हम लोग शो किए ये एक्स वाई प्लेन पे है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस पे है। तो ये जो आपका जो करंट एलिमेंट है वो आपका जेड एक्सिस पे है, और जो एक्स है ये आपका एक्स वाई प्लेन पे हम शो कर रहे हैं, यानी कि करंट एलिमेंट और एक्स के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अगर पुट कर देंगे तो डी बी, दिस इज इक्वल टू ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये एक्स पे भी 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि पोजीशन के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, एज वेल एज जो आपका करंट एलिमेंट है उसके साथ भी 90 डिग्री ये इक्वेशन बनाता है। देखो, जब आप डीबी का डायरेक्शन लिखते हो ना वेक्टर फॉर्म में, तो डीबी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर अपॉन
आर क्यूब लिखते हो, ये आपका बायट सवार्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, यानी कि जो डीबी है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए पोजीशन वेक्टर के साथ भी, और जो डीवी है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट एलिमेंट के साथ भी, डीएल के साथ भी 90 डिग्री बनना चाहिए, और पोजीशन वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है साइन का, क्योंकि वहां फंक्शन आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस होगा वो एक्स पे भी परपेंडिकुलर होगा और डीएल पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखना कि अब हम यहाँ पे करने वाले क्या है। इस पॉइंट पे ये हो गया आपका एक्स, ठीक है, जो आपका एक्स वाई प्लेन पे हम इसको एक्सटेंड किए। ये वाला डायरेक्शन हो गया आपका डीएल का, जो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायर-सावर्ट लॉ, जो डीबी है वो इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, इसके साथ भी 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डीबी को शो करते हैं। ये हो गया हम लोगों का डीबी। अब जरा देखो, डीबी करंट एलिमेंट के साथ तो 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, और साथ ही साथ ये जो आपका एक्स है ये एक्स के साथ भी कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये आपका डीबी का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे शो कर दिए, विच इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर एक्स एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट डीएल। तो हम लोग यहाँ डीबी का वैल्यू ऊपर की ओर दे दिए। मान लो कि ये एंगल अगर हम लोग फाई मान लेते हैं, तो ये जो एंगल आपका होगा ये 90 डिग्री माइनस फाइव होगा, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है। और ये एंगल फिर से कितना हो जाएगा, तो ये एंगल आपका हो जाएगा फाइव, क्योंकि फिर से ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री माइनस 90 माइनस फाइव करोगे तो 90 90 कैंसिल आउट होगा, सिर्फ फाइव बचेगा। क्लियर है ये फिगर कि एक बार फिर से समझाएं? सर एक बार फिर ठीक, से बताइए। देखो फिर से एक बार देख लो, वेक्टर फॉर्म को ध्यान से देखो, यहीं से जो भी है यहीं से आपका आ रहा है। जब आप बायट-सवार्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो ये इसका इक्वेशन आता है, और इस इक्वेशन से हम लोग क्या कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा होगा वो पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दोनों के साथ, इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है एक्स, करंट एलिमेंट है डीएल। डीएल जो नॉर्मली बाहर की ओर निकल रहा है जेड एक्सिस पे, और ये एक्स है जो आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो एक बार फिर से इस चीज को हम क्लियर कर दें। हम लोग क्या किए, सबसे पहले इस पॉइंट पे एक्स को रिप्रेजेंट किए, ये हम लोगों का एक्स हो गया यानी कि पोजीशन वेक्टर। हम लोग डीएल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। अब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा होगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जिसका वैल्यू आप निकाले हो, वो एक्स पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गया, डीबी और इस वाले पेन के बीच में 90 डिग्री बना। और डीबी और ये जो आपका करंट एलिमेंट है इस दोनों के बीच में भी कितना एंगल बना, 90 डिग्री बना। तो हम लोग पहले डीबी को शो कर दिए, और ये एंगल अगर आप फाई लोगे तो ये एंगल भी आपका फाई के ही इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वाला एंगल आपका बन जाता है 90 डिग्री माइनस फाइव, और ये वाला जब एंगल आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस फाइव, यानी कि 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस फाइव। ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना एंगल बचेगा, फाइव ही एंगल आएगा, तो ये एंगल हो जाएगा आपका फाइव के इक्वल। ठीक है, तो इस डीबी को अब हम लोग कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो टुवर्ड्स द एंगल ऊपर की ओर आ जाएगा डीबी कॉस फाइव, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका डीबी साइन फाइव। लाइकवाइज जस्ट इसके अपोजिट ये जो करंट एलिमेंट आपने लिया है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अब सेम हम लोग यहाँ पे करंट एलिमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। लेकिन अब अंतर क्या होगा, यहाँ पे करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, क्योंकि करंट एंटर कर रहा है। और इसको भी अगर हम लोग पी पॉइंट के साथ जोड़ दें, इस वाले पॉइंट के साथ,
तो ये डिस्टेंस भी आपका सेम आएगा, एक्स के इक्वल, सारा कुछ सेम होगा, ये भी एंगल आपका फाई के इक्वल होगा। चेंज कहाँ पे आएगा? तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि करंट एलिमेंट उधर रिवर्स हो चुका है। और ये एंगल फाई होगा तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा। फिर से इस डीबी को कंपोनेंट में डिवाइड करो, तो इधर आ गया आपका डीबी कॉस फाई, और इधर आ गया आपका डीबी साइन फाई। तो ये आपका फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस फिगर के थ्रू अब हम लोगों को डेरिवेशन पे आना है। अब अगर आप फिगर को ध्यान से नोटिस करोगे तो वाई एक्सिस पे अगर देखो तो डीबी कॉस फाई और डीबी कॉस फाई इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। और एक्स एक्सिस पे ये जो डीबी साइन फाई है ये ऐड होते जा रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अगर हमको बी टोटल निकालना है तो हम लोगों को डीबी साइन फाई को इंटीग्रेट करना होगा। डीबी का वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई म्यू नॉट आई डीएल बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई म्यू नॉट आई डीएल बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर। और साइन फाई, अगर आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो ऊपर या नीचे, साइन फाई जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना? तो यहाँ पे हम लोग साइन फाई की जगह परपेंडिकुलर हो गया कैपिटल आर, और हाइपोटेनियस हो गया हम लोगों का एक्स। इक्वेशन क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई डीएल इंटू आर बाय 4 पाई एक्स क्यूब। अब ये जो x है, अगर आप इसको पावर के फॉर्म में लिखोगे तो x विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 1/2 आप लिखोगे। और अगर आप यहाँ पे क्यूब करोगे तो ये 3/2 आ जाएगा पावर में। तो यहाँ पे x क्यूब है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दें तो म्यू नॉट आई डी एल इंटू आर बाय 4 पाई, और यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाओ, तो म्यू नॉट आई कैपिटल आर, ऊपर में तो ये आपका बाहर आ गया, नीचे में हम लोग क्या बाहर ले जाएंगे? तो 4 पाई तो कांस्टेंट है ही, और साथ में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा? डीएल का इंटीग्रेशन होगा। और हम पहले ही बता चुके हैं कि डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, यानी कि 2 पाई इंटू कैपिटल आर के इक्वल। तो मैग्नेटिक फील्ड on the axial line will be given by the formula mu naught I R by 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू, और डीएल का इंटीग्रेशन यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 पाई आर, जो सर्कमफेरेंस के इक्वल है। यहां से ये कैंसिल आउट होगा। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया ऑन द एक्सियल लाइन। अब कई बार आपको क्वेश्चन आएगा कि ये डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा, उसके बाद फिर आपसे इसी में पूछेगा कि प्रूव दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 आर, जो अभी हम लोग डिराइव किए थे, पहला एप्लीकेशन बायट लॉ का। तो अगर हम लोग वापस से सेंटर पे चले जाएं यहां पे, तो सेंटर पे जाने के लिए स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो हम लोग एग्जैक्टली 0 पुट करेंगे। तो एट द सेंटर स्मॉल आर का जो वैल्यू है ये आप 0 पुट किए, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस 0
3/2, या बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पे पावर 3/2। टू और टू कैंसिल आउट होगा, आर पे पावर कितना आ जाएगा, क्यूब। तो आर पे पावर 3, ये कैंसिल आउट करो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ये वापस से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो जो हम लोग पहला एप्लीकेशन किए थे वहां पे एट द सेंटर के लिए यही फॉर्मूला आया था। और इस इक्वेशन के थ्रू भी जो अगर हम लोग वैल्यू पुट करके उस फॉर्मूला को वेरीफाई कर रहे हैं तो ये सेम फॉर्मूला हम लोगों के पास आ रहा है। दो चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहला, जब भी आप बायट सवार्ट लॉ अप्लाई करते हो, वेक्टर फॉर्म और डिटेल में हम बताएंगे एप्लीकेशन के बाद, लेकिन अभी याद रखना, जब भी आप बायट सवार्ट लॉ को यूज करते हो इन वेक्टर फॉर्म तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा आर पे भी परपेंडिकुलर होगा और जो करंट एलिमेंट है उस पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो डीवी का डायरेक्शन जब भी आप शो करते हैं तो वो आपका डीएल पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, एज वेल एज वो आपका जो आर है, जो पोजीशन वेक्टर है, उस पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम लोग उस नियम को यूज किए, वो जो हम लोगों के पास जो इक्वेशन आया था हम लोग उसको यूज किए। डीवी का डायरेक्शन उसी पे बेस्ड है। बाकी का फिगर आप ये बनाओगे, इंपॉर्टेंट फिगर है, और ये डेरिवेशन उसके बाद सॉल्व करोगे। तो फिगर आपको आना चाहिए, तो इस फिगर को प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे डीबी इधर है, कैसे ये डीबी आया है, और क्यों हम लोग यहाँ पे डीबी साइन फाई का इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री क्यों लिए, क्योंकि थीटा, वो पहले ही हम आपको बता चुके थे कि ये पोजीशन वेक्टर और डीएल के बीच का एंगल है। तो डीएल आपका जेड पे था और जो एक्स है वो एक्स वाई प्लेन पे था, तो डीएल एंड एक्स के बीच में तो हमेशा आपका 90 डिग्री ही बनेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट किए। और उसके बाद ये जो डीवी है और ये एक अदर एंगल है जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि करंट एलिमेंट को जब हम लोग सेंटर के साथ जोड़ रहे हैं तो एक्सियल के साथ ये फाई एंगल बनाना है। ये मत सोचना कि फाई एंगल जो वहां पे हम यूज किए हैं, फाई इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर ना, क्योंकि वो 90 डिग्री है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर एक्सियल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये हुआ इसका सेकंड एप्लीकेशन बारसवार लॉ का। इंपॉर्टेंट है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, डेरिवेशन ध्यान से देख लेना। वीडियोस आपके पास रहते ही हैं, जहां पे भी डाउट होगा फिगर आप यहाँ पे आके एक बार देख सकते हो। तो ये तो था बारसवाट लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। अब आते हैं इसके थर्ड डेरिवेशन पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इस दोनों डेरिवेशन से एक क्वेश्चन आप लोगों को डेरिवेशन बेस्ड आता ही है। या तो स्ट्रेट वायर का आपका डेरिवेशन पूछेगा, या तो एक्सियल लाइन का डेरिवेशन पूछेगा, या तो वहां पे दोनों पे बेस्ड एक लॉन्ग न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों डेरिवेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्या बोला कि एक वायर है, एक स्ट्रेट वायर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, एंड एट सम डिस्टेंस, मान लो कि आर डिस्टेंस पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा कितना। हम लोग हमेशा के जैसा, जब भी बायर सवार्ट लॉ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग एक करंट एलिमेंट को चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग फिर से करंट एलिमेंट को चूज कर लेते हैं। मान लो एक करंट एलिमेंट हम लोग डीएल लिए,
जो कि फ्रॉम द सेंटर एल डिस्टेंस पे है, और इसको हम लोग पहले ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ, और इसको मान लेते हैं कि ये हम लोगों का एक्स के इक्वल है। ठीक है, इस एंगल को मान लेते हैं कि ये एंगल हम लोगों का फाई के इक्वल है। तो ये करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इंड्यूस होगा उसका वैल्यू होगा कितने के इक्वल? तो डीबी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एक चीज और, इसको हम नीचे शो करेंगे तो तुम लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो थीटा का वैल्यू तुम लोग कंफ्यूज करोगे। एक स्ट्रेट वायर, आर डिस्टेंस, ये एंगल मान लो कि ये एंगल आपका थीटा के इक्वल है, ये एंगल फाई के इक्वल है, यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, ये सेंटर ओ है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि हम लोगों का एल के इक्वल है। ये क्यों किया है अभी हम आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप ऊपर भी ले सकते थे, वहां से भी डेराइव कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा आसान है समझाना इस फॉर्म में। देखो, अब जो करंट एलिमेंट है इस पॉइंट पे और जो पोजीशन वेक्टर है एक्स, दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है ये कितने के इक्वल बन रहा है? हम लोगों का थीटा के इक्वल बन रहा है। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पे थीटा आपका पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल है, एक्स हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, आई इज द करंट। ठीक है, और ये तो आपका 90 डिग्री पे है ही, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों को डीबी को क्या करना होता है? इंटीग्रेट करना होता। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर हम इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे डीएल का वैल्यू हमको नहीं पता, एक वेरिएबल है, साइन थीटा इज अगेन अ वेरिएबल, एक्स इज अगेन अ वेरिएबल, तो यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएबल है। तो हम लोगों का जो सबसे पहला यहाँ पे जो मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो ये होगा कि हम इस तीनों वेरिएबल्स को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करें। कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले साइन थीटा का बात करते हैं। फॉर साइन थीटा, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये तो 90 डिग्री है ही, तो इसका मतलब रिमेनिंग टू एंगल का जो सम होगा वो भी आपका 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल में टोटल जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहां से थीटा इज इक्वल टू कितने के इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस फाइव के इक्वल। और अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो साइन थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? 90 डिग्री माइनस फाइव, या साइन थीटा दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कॉस फाइव के इक्वल। तो हम लोग सबसे पहले थीटा को फाइव के टर्म में चेंज कर दिए, ये हम लोगों का साइन थीटा के लिए जो स्टेप है वो हो गया। अब आते हैं एक्स पे। फॉर एक्स सीधा कॉस फाइव का वैल्यू ले लो। कॉस फाइव दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका स्मॉल आर, जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ होगा, ये नोन वैल्यू है। हाइपोटेनियस है एक्स जो कि एक वेरिएबल है, तो एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस फाइव। तो हम लोग यहाँ पे एक्स को भी चेंज कर दिए इन टर्म्स ऑफ फाइव, क्योंकि आर का वैल्यू आपका नोन होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल हम लोगों का दोनों में सेम आ गया, यहाँ पे भी कॉस फाइव, यहाँ पे भी कॉस फाइव। और तीसरा जो हम लोगों के पास है वो है डीएल। तो डीएल का वैल्यू अब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर डीएल टेन फाइव ले लो। तो टेन फाइव दिस इज इक्वल टू, फिर से इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा टेन फाइव का वैल्यू, यानी कि एल अपॉन आर के इक्वल, या एल इज इक्वल टू आर टेन फाइव होगा। ये तो एल का वैल्यू आया, हमको डीएल चाहिए, दोनों साइड हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डीएल अपॉन डी फाइव के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं आर, और टेन फाइव का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव,
तो यहां से dl दिस इज इक्वल टू r sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये आपका dl का वैल्यू आया। और अब फिर से अगर इक्वेशन को देखोगे तो r को आपका दिया हुआ है, ये तो कांस्टेंट है। तो ये जो dl है ये अगेन किस में चेंज हो गया, आपका फाई वेरिएबल में चेंज हो चुका है। तो हम लोग थीटा को, x को एंड dl को, तीन अलग अलग वेरिएबल्स को इन अ सिंगल वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ फाई हम लोग क्या कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 में इस वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 जो dv होगा दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई तो है ही, आई dl की जगह यहां से इक्वेशन पुट कर देते हैं, r sec स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह cos फाई बाय एक्स स्क्वायर की जगह इस वैल्यू को पुट अगर हम लोग कर देंगे तो ये आर स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर फाई होगा। तो कॉस स्क्वायर फाई को हम सीधा ऊपर लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर फाई यहाँ पे आ जाएगा, आर स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर फाई। सेक स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई तो कैंसिल ही आउट हो गया, एक आर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्मॉल डीबी का जो वैल्यू आपके पास आएगा वो क्या बचेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू कॉस फाई डी फाई बाय आर। यही इक्वेशन आपके पास बचेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ऊपर कॉस फाई डी फाई और नीचे एक क्या बचा हुआ है, आर बचा हुआ है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ये तो आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, कॉस फाई डी फाई का, इसी का इंटीग्रेशन आपको करना है। डीबी का इंटीग्रेशन तो बी हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर और cos फाई डी फाई इसका हो जाएगा साइन फाई। अब ये फाई का वैल्यू कहां से कहां आपका वैरी करेगा, तो देखो उसके लिए क्या करोगे, आप इस वायर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इस दोनों को इस पॉइंट के साथ जोड़ दोगे, यहां और यहां। यानी कि ये वाला जो एंगल आपका होगा ये हो जाएगा आपका φ1, लेकिन याद रखना निगेटिव स्लोप है तो हम यहाँ पे -φ1 लेंगे। और मैक्सिमम ये कितना एंगल बनाएगा, तो ये वाला एंगल बनेगा यानी कि φ2। तो यानी कि बॉटम आपका एंगल बना रहा है -φ1 और टॉप मोस्ट पॉइंट जो एंगल बना रहा है ये φ2। तो यानी कि फाई का वैल्यू -φ1 से लेके +φ2 तक वैरी कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो हम लोग पुट करेंगे -φ1 से लेकर φ2 तक। बी इज इक्वल टू, और ये मत पूछना कि सर निगेटिव साइन क्यों लिए, हम आपको कई बार बता चुके हैं निगेटिव स्लोप है इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन ले रहे हैं, ये पॉजिटिव स्लोप है तो उसको हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, एक बार फाई का वैल्यू साइन φ2 पुट कर देते हैं जो फाइनल वैल्यू है, माइनस साइन, अब यहाँ पे हम लोग -φ1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +φ1। ये आपका इक्वेशन आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर का। तो एक स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आता है, जो फॉर्मूला है वो ये आपके पास है, जहां पे φ2 एंड φ1 आर द एंगल सबटेंडेड बाय द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर एंड द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर, किसके साथ, तो जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसके साथ। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं आप लोगों को कि आप φ1 और φ2 का वैल्यू निकालोगे कैसे। तो मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और हम लोगों को एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो हम एक बस यहाँ पे सॉल्व करें, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो मान लो हम एक वायर का बात किए, तो हम क्या किए, इस वायर का एक पॉइंट को सेंटर के साथ जोड़े और जो दूसरा एंड है उसको भी सेंटर के साथ जोड़ दिए, दोनों एंगल यहाँ पे जुड़ गया।
अब ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करना है। एक हो जाएगा आपका φ1 का वैल्यू, एक हो जाएगा आपका φ2 का वैल्यू। एंड क्योंकि हम पहले ही बोल दिए थे कि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कोई भी साइड एट द सेंटर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे φ1 एंड φ2 दोनों का वैल्यू 45 डिग्री एंड 45 डिग्री होगा। तो अगर स्क्वायर का बात करेंगे तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 45 वैल्यूज को पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो φ1 एंड φ2 का वैल्यू वो एज पर द गिवन कंडीशन ये अलग अलग होगा। ये हम कुछ न्यूमेरिकल शेयर करेंगे, जो आप बनाओगे तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन इसमें भी अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में, जहां पे इनफाइनाइट लेंथ का वायर आपको दिया हुआ होगा। अब न्यूमेरिकल में हो सकता है इनफाइनाइट लेंथ लिखा हुआ हो, या हो सकता है ओवरहेड वायर लिखा हुआ हो, या वहां पे लॉन्ग वायर लिखा हुआ हो। इस तीनों के लिए या तो ओवरहेड वायर लिखा हुआ होगा, या तो लॉन्ग वायर लिखा हुआ होगा, या तो इन्फिनाइटली लॉन्ग अगर लिखा है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये दोनों वर्ड आपके न्यूमेरिकल में दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू सीधा आप पुट करोगे 90 डिग्री। ये कंडीशन आप अप्लाई करोगे when in the numerical it is mentioned that you have to calculate the magnetic field due to a long wire या overhead wire, क्योंकि ये long and overhead wire दोनों ही infinitely long wire के ग्रुप में फॉल करते हैं। और जैसे ही ये कंडीशन आया तो φ1 φ2 दोनों का वैल्यू आप 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो इक्वेशन अगर हम यहाँ पे लें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। दोनों का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर रहे हैं, 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, 2 और यहाँ 4 को आप डिवाइड कर दो। तो B ड्यू टू ओवरहेड और लॉन्ग वायर इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना। क्लियर है? तो ये इसका थर्ड एप्लीकेशन है बायर सवार्ट लॉ का, ड्यू टू स्ट्रेट वायर। जनरल इक्वेशन है ये। जब आपको एक गिवन लेंथ का वायर दिया हुआ होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। φ1 एंड φ2 नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि φ1 φ2 कैसे पुट करना है। और अगर क्वेश्चन में पहले ही से दे दिया ये दोनों वर्ड, ओवरहेड या लॉन्ग, तो आप वहां पे तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? तो ये तो हम लोगों का बायर सवार्ट लॉ एंड उसका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। तो कल के क्लास में 3 4 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए आज, उस पे बेस्ड जो भी है एक न्यूमेरिकल आप लोग एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। बनता है ठीक है, नहीं है तो ग्रुप में भेजिए। अगर आप ग्रुप में नहीं भेजेंगे तो कल हम फिर से अपना न्यू जो टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ, हम उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज ही बायर सवार्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लेना। कम से कम हर फॉर्मूला पे बेस 3 3 न्यूमेरिकल तो बना ही लेना, और आसान क्वेश्चन चूज मत करना। तो देखने में जो लगे कि ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, उसको एक बार अटेम्प्ट करके देख लो बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है।